अब कंपाइलर डिजाइन का यूट्यूब का पार्ट 2 में हम लोग अब देखते हैं कि जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था। सबसे पहला टॉपिक है बैक पैचिंग। तो बैक पैचिंग हम लोग बेसिकली यूज कब करते हैं ना, तो जब हम लोग के पास कोई अगर एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में हम लोग को ये डिसाइड करना हो ना कि कब कौन सा स्टेटमेंट कब कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए जैसे कि ये जो है ना एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ना हम लोग के पास क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है ये पूरा। ये एक एक्सप्रेशन है पूरा। इस एक्सप्रेशन में ना हम लोग के पास जो कंडीशन है, वेरियस कंडीशन है, जैसे कि ये है एक्स इज लेस देन 100। तो एक्स इज लेस देन 100 के लिए रहेगा देन गो टू, यही जो है ना अभी डैश है, अभी तो हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं ना कि कहाँ पे है। फिर उसके बाद एक्स इज ग्रेटर देन 200 अगर होगा तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वो हम लोग डिसाइडेड नहीं होता। ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक रहता है। इसको जो है ना जब हम लोग पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ना, इसको जो हम लोग फिल करते हैं, उसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग बैक पैचिंग कहते हैं। कि हम लोग जो एग्जीक्यूशन है ना, वो उसमें कौन से स्टेटमेंट पे जाएगा, वो हम लोग के पास पहले स्टार्टिंग में फाइनल नहीं होता है कि कौन से स्टेटमेंट में जाएगा। जैसे कि ये अगर x इज लेस देन 100 है, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू होने पे कौन सा जा रहा है, 106 पे जा रहा है। और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स होने पे कहाँ पे जाएगा, तो 102 पे जाएगा। तो वो जो है स्टार्टिंग में ही तो कंपाइलर को ये बात नहीं मालूम रहेगा ना कि कहाँ पे जाना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए बैक मैचिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो है ना वेरियस प्रोडक्शन रूल, जब हम लोग के पास इसमें बेसिकली होता है ना कि और एंड, ये दो मेन ऑपरेंड मतलब होते हैं। बाकी जो फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन, तीन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो बैक पैच फंक्शन, दूसरा मर्ज फंक्शन, और एक तीसरा मेक लिस्ट फंक्शन। ये तीन फंक्शन होता है। तो मेक लिस्ट फंक्शन का हम लोग यूज कब करेंगे, तो जब हम लोग के पास रिलेशनल ऑपरेशन होगा ना, उस समय के लिए हम लोग मेक लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद मर्ज हम लोग कब करते हैं, तो मर्ज जो है ना हम लोग और एंड में हम लोग मर्ज का यूज कर रहे हैं। मर्ज देखो यहाँ पे हम लोग मर्ज कर रहे हैं, ये मर्ज का हम लोग मर्जिंग कर रहे हैं। बैक पैच जो है हम लोग जो है और एंड में हम लोग बैक पैच कर रहे हैं। जो हम लोग अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, वो तो बस समझो एक तरह से फॉर्मूला है कि हम लोग कैसे इसको मर्ज कर रहे हैं ना, उसके लिए ये फॉर्मूला है प्रोडक्शन रूल का, कि सिमेंटिक एक्शन कौन सा इसमें परफॉर्म होगा। वो एक तरह से ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि इसमें क्या करना है। अब जो है ना ये जो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन से कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। कोई क्वेश्चन अगर आएगा ना एग्जाम में आएगा, तो तुम्हें बैक पैच का जो ये जो है ना बैक पैचिंग का ये जो ट्री है, ये तुम्हें बना के दिखाना होगा एग्जाम में। तो वो हम लोग कैसे करेंगे ना, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला है एक्स इज लेस देन, ये क्वेश्चन है एक्स इज लेस देन 100 और एक्स इज ग्रेटर देन 200 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये अगर हम लोग के पास क्वेश्चन है, अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी एड्रेस हम लोग रेंडमली, ये जो एड्रेस है ना, ये हम लोग रेंडम कोई भी एड्रेस ले रहे हैं। 100 को अगर हम लोग ले रहे हैं कि 100 एड्रेस में अगर हम लोग के पास क्या कर रहे हैं कि इफ एस इज लेस देन, अगर 100 होगा, एक्स अगर लेस देन 100 है, तो हम लोग के पास अभी गो टू, अभी ये ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे, अभी के लिए ब्लैंक स्पेस होगा, अभी ये ब्लैंक रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग एल्स में क्या होगा, अगर ये अगर 100 से लेस देन है तब तो ये एग्जीक्यूट कहीं पे होगा। एल्स में क्या होगा, एल्स गो टू कोई ब्लैंक स्पेस यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद 102 स्टेटमेंट में क्या होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन 200 अगर होगा, तो उसके लिए गो टू डैश में जाएगा। गो टू यहाँ पे भी डैश होगा, वो हम लोग बाद में ये फिल करेंगे। फिर उसके बाद 103 में क्या होगा, 103 में एल्स जो है गो टू डैश स्टेटमेंट में जाएगा। फिर 104th स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई जो होगा, तो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट होगा। उसके बाद एल्स जो है गो टू कोई एक स्टेटमेंट होगा, डैश स्टेटमेंट। और जो लास्ट है 106 स्टेटमेंट, मतलब ये सब अगर पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, या तो वो ट्रू होगा, ये अगर पूरा है तो इसमें या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो 106 में हम लोग ट्रू स्टेटमेंट का यूज करेंगे, 107 में फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद। तो अब हम लोग जो है ना वैल्यू जो ब्लैंक स्पेस था उसको हम लोग फिल करेंगे। जैसे कि अगर x इज लेस देन 100 है, अगर x इज लेस देन 100 है, अगर ये ट्रू हो जाए, अगर ये ट्रू हो जाएगा और ये और है, तो ट्रू और फॉल्स, अगर ये फॉल्स हो या ट्रू हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये ट्रू हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पूरा एक्सप्रेशन ट्रू ही हो जाएगा। तो तुम्हें ये जो है ना, जैसे ही अगर x इज लेस देन 100 है, तो तुम्हें आगे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे तो ये ऑटोमेटिकली अगर कुछ भी हो, फॉल्स भी होगा तो भी तो ये ट्रू ही होगा ना। मतलब इसमें हम लोग के पास कभी भी अगर होता है ट्रू और फॉल्स, ये दोनों अगर जो होता है और ऑपरेशन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में अगर और होता है तो क्या होता है, हम लोग ट्रू ही यूज करते हैं।
तो अगर पहला एक्सप्रेशन ही अगर ट्रू हो जा रहा है तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कि या तो तुम ट्रू करो या फॉल्स करो, कोई बात बराबर ही होगा, ट्रू ही आएगा। तो ये जैसे ही अगर ट्रू होगा तो हम लोग के पास क्या करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट पे हम लोग जाएंगे। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या आंसर है, 106, इसीलिए यहाँ पे 106 हम लोग लिखे। उसके बाद अब जो है ना, अगर ये समझो अगर फॉल्स हो गया, अगर हम लोग इसको अगर फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं, ये ट्रू है या नहीं, ये चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये ट्रू है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग तब ये जो है ना, गो टू एल्स में अगर क्या होगा, इसको चेक करेंगे हम लोग, यहाँ से लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। तो एल्स कहाँ जाएगा, 102 पे जाएगा। 102 पे क्यों, क्योंकि हम लोग को इसको चेक करना है पूरा कि ये ट्रू है या नहीं। तो ये हम लोग चेक करने के लिए जाएंगे। अब अगर ये ट्रू है, एक्स इज लेस देन 200, ये अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो क्या होगा, हम लोग के पास ये एंड ऑपरेशन है। ट्रू अगर है और एंड ऑपरेशन है, तो ये क्या होगा, किस कंडीशन में ये ट्रू होगा, जब यहाँ पे भी ट्रू होगा ना तभी होगा। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों को ट्रू होना कंपलसरी है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है ना, इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर ये अगर ट्रू हो जा रहा है तो हम लोग किसको चेक करेंगे, तो इस वाले को चेक करेंगे। यानी कि इस वाले पे हम लोग को जाना है। अगर ये अगर ट्रू अगर हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 200 हो रहा है, तो हम लोग को किसको चेक करना है, हम लोग को इसको चेक करना है। तो इसीलिए गो टू कहाँ पे जाएगा, तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे है 104 में, 104 पे जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है, फॉल्स है और एंड है, तो फॉल्स है और एंड है, तो इसका क्या मतलब है, अगर फॉल एंड ऑपरेशन में अगर एक भी फॉल्स हो जा रहा है तो वो पूरा ही फॉल्स हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग जो एल्स में क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये पूरा ही फॉल्स हो गया, तो ये कौन सा स्टेटमेंट में जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो 107 पे ये गया। ऐसे ही सिमिलरली अब ये जो है, अगर x इज लेस देन इक्वल टू y है, ये अगर ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू का कंडीशन कब आ रहा है, ये ट्रू का कंडीशन आ रहा है जब ये फॉल्स हो गया था, उसके बाद ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, मतलब ये दोनों अगर ट्रू हो जा रहा है, मतलब ये ट्रू हो जा रहा है पूरा एक्सप्रेशन। तो ये पूरा ट्रू स्टेटमेंट हो जा रहा है, इसीलिए अगर ये अगर ट्रू हो जा रहा है तो ट्रू स्टेटमेंट पे जाएंगे 106 पे। और एल्स में क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो जा रहा है तो एल्स क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट में जाएगा। तो ये हम लोग इसको जो है ना ऐसे फिल करते हैं। इसके लिए जो हम लोग ट्री बनाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो टी लिस्ट और एफ लिस्ट हम लोग कर रहे हैं, टी लिस्ट का मतलब होता है ट्रू लिस्ट, एफ लिस्ट का मतलब होता है एफ लिस्ट। तो इसके लिए जो है ना हम लोग जो बैक पैचिंग कर रहे हैं, हम लोग इसको स्टार्टिंग से अगर देख रहे, अगर क्वेश्चन देखें तो एक्स इज लेस देन 100 और है एक्स इज ग्रेटर देन 200, ये हम लोग के पास पहला स्टेटमेंट है। यही जो पहला स्टेटमेंट था ना, इसमें B1 B2 को अगर हम लोग अगर ये ले लें कि B1 जो है ना वो क्या है, एक्स इज लेस देन 100 है, और B2 क्या है, तो B है एक्स इज ग्रेटर देन 200। ये अगर हम लोग अगर मान लें कि 200, और फिर इसका मतलब ये एंड भी है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये अगर हम लोग के पास अगर ये बी का स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, तो बैक पैच हम लोग जो है ना मर्ज हम लोग करेंगे। तो इसको मर्ज करने के लिए ना पहले ये ट्री बनाएंगे। ट्री में कैसे बनेगा, जैसे कि बी से हम लोग ये स्टेटमेंट कैसे ला रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग पास ट्री जैसे जनरेट करते हैं ना, उसी तरीके से अगर हम लोग करेंगे बी से, कोई भी यहाँ पे नंबरिंग कोई नेम जो है ना, कोई भी नेम दे सकते हैं। बी है, बी से हम लोग कोई भी B1 नाम दिए, इसके अंदर में क्या होगा, एक्स इज लेस देन 100, ये आ गया, एक्स इज लेस देन 100 और एक्स इज ग्रेटर देन 200 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये हम लोग के पास एक्सप्रेशन था ना, यही एक्सप्रेशन यहाँ आ गया। हम लोग यही एक्सप्रेशन को लाना चाह रहे थे, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को जो हम लोग लाए हैं, तो इस एक्सप्रेशन को लाने के बाद जो है ना हम लोग इसको अब जो है ना बस BT और BF, BT का मतलब जो हम लोग ट्रू लिस्ट है और F का मतलब जो फॉल्स लिस्ट है, वो हम लोग सबका बस फिल करेंगे। हम लोग को ये ट्री बना लेंगे ना, अगर ये ट्री बनाने के बाद बस हमें ये वैल्यू फाइंड करना होता है BT और BF का। तो इसमें जो है ना हम लोग इसमें ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि ये रिलेशनल ऑपरेशन है, एक्स इज लेस देन 100, ये हम लोग के पास जो है ना रिलेशनल ऑपरेशन है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग जो है ना मर्ज का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग मेक लिस्ट का यूज करेंगे। ये मेक लिस्ट जो फंक्शन है ना, ये कब यूज होता है, तो जब हम लोग के पास रिलेशनल ऑपरेशन होता है, लेस देन हुआ, इक्वल टू हुआ, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, या फिर ग्रेटर देन हुआ, इन सब जो सिंबल है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना मेक लिस्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स इज लेस देन 100 है, एक्स इज लेस देन 100 अगर ट्रू हो रहा है,
तो ट्रू लिस्ट में क्या हो रहा है, 100 पे जा रहा है, ये 100 है। ट्रू में क्या हो रहा है, तो 100 में जो 100 स्टेटमेंट है वो हम लोग के पास ट्रू में है, तो इसीलिए 100 स्टेटमेंट जो है ना वो हम लोग के पास ट्रू में है। मतलब x इज लेस देन 100 जो है वो कौन सा स्टेटमेंट में है, अगर ट्रू हो रहा है तो वो कौन सा है, ट्रू के लिए कौन सा है, तो 100 है, इसीलिए हम लोग 100 डाल रहे हैं बीटी में। उसके बाद अगर ये फॉल्स है, अगर एल्स पार्ट में जा रहा है, अगर ये लेस देन 100 अगर नहीं है, एल्स में है, तो एल्स का स्टेटमेंट कहाँ पे है, 101 में है, तो इसीलिए 101 हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि 101, ये एल्स स्टेटमेंट 101 में है। ये इसके लिए हो गया। अब ऐसे ही हम लोग इसके लिए अगर हम लोग करें x इज ग्रेटर देन 200 के लिए, x इज ग्रेटर देन 200 के लिए चेक करें, तो बीटी इसका कहाँ है, 200, इसका क्या है, लेस देन ग्रेटर, मतलब x इज ग्रेटर देन 200 जो है ट्रू में कहाँ पे हो रहा है, 102 पे हो रहा है, और फॉल्स में कहाँ पे हो रहा है, तो 103 पे हो रहा है। तो यही हम लोग बीटी और bf हम लोग लिख लेंगे, बीटी इक्वल टू 102 और bf इक्वल टू 103, ये हम लोग यहाँ पे लिखे। अब ऐसे ही हम लोग B2 के लिए चेक करेंगे, जो कि x इज नॉट इक्वल टू y है। x इज नॉट इक्वल टू y के लिए क्या हो रहा है, 104 और 105 हो रहा है, तो 104 और 105 हम लोग लिखे। ये तो हो गया। अब इसको अगर हम लोग अब आगे सॉल्व करें, तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वैल्यू अभी हम लोग को मालूम नहीं है। इसका वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए ये दोनों मालूम है हम लोग को, ये और ये दोनों मालूम है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर है, बीच में एंड का ऑपरेटर है। तो B1 एंड B2, ये B1 एंड B2 ये पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो लिस्ट बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, एंड में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो एंड हो रहा है, एंड में क्या कर रहे हैं, तो हम लोग फॉल्स लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं, और ट्रू लिस्ट में क्या कर रहे हैं, तो इवन का ही ट्रू लिस्ट को हम लोग एज इट इज रहने दे रहे हैं। फॉल्स में याद रखना कि मर्ज कर रहे हैं, और ट्रू लिस्ट में सेम रख रहे हैं। तो ये जो है ना, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है ट्रू लिस्ट तो सेम हो रहा है, ट्रू लिस्ट हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इस वाले का जो है ना, जो राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड का ट्रू लिस्ट का वैल्यू हम लोग इसमें तो रखे रहे, मतलब सेम रख रहे हैं। बाकी फॉल्स लिस्ट में क्या हो रहा है, फॉल्स में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ये जो फॉल्स लिस्ट है 103, यहाँ पे 105, इन दोनों को हम लोग मर्ज कर रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं मतलब क्या, यूनियन एक तरह से, कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, 103 105, तो दोनों यहाँ पे फॉल्स लिस्ट में आएगा। ये याद रखना कि जब भी अगर ये एंड आ रहा है, तो उसमें राइट चाइल्ड का जो ट्रू हो रहा है वो सेम हो रहा है, सेम वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं राइट चाइल्ड वाले का, और फॉल्स में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो यही हम लोग इसको, इसका वैल्यू ये आ गया। अब जो है ना, जब हम लोग अब ये दोनों भी हो गए सॉल्व, तो अब यहाँ पे अब ये बस बी का एक वैल्यू बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये और ऑपरेशन है, ये और ऑपरेशन है। इस और ऑपरेशन के लिए क्या है नियम, इस और ऑपरेशन के लिए देखो, और ऑपरेशन के लिए क्या नियम है, कि ट्रू लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं, जो ट्रू लिस्ट है ना उसको मर्ज कर रहे हैं, और फॉल्स लिस्ट को हम लोग फॉल्स लिस्ट ही रहने दे रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी जो है ना, हम लोग राइट चाइल्ड का जो फॉल्स लिस्ट है, सेम रख रहे हैं ना, हम लोग फॉल्स लिस्ट को सेम रख रहे हैं, तो राइट चाइल्ड का जो फॉल्स लिस्ट है वो तो रहेगा ही सेम है, वो फॉल्स लिस्ट सेम है। लेकिन क्या कर रहे हैं, जो ट्रू लिस्ट है, बीटी यहाँ पे ट्रू लिस्ट है, यहाँ पे बीटी ये ट्रू लिस्ट है, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को हम लोग मर्ज करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ये मर्ज कर दिए, ट्रू लिस्ट में मर्ज कर रहे हैं, फॉल्स लिस्ट में क्या कर रहे हैं, फॉल्स लिस्ट में ये जो राइट चाइल्ड है उसका फॉल्स लिस्ट को हम लोग वैल्यू जो है ना कॉपी करके यहाँ डाल रहे हैं। तो यही एक तरह से बैक बैचिंग का था, ये डायग्राम बनाना था। इसको अगर चाहो तो तुम दिखा सकते हो कि ऐसे बना के भी, वैसे ये बना के दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें ये डायग्राम सही से बनना चाहिए। तो ये डायग्राम जो है वैसे भी बन जाएगा बिना वो ये लिखे भी। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पे ये लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो। तो बैक पैचिंग में ना हम लोग यही डायग्राम बनाते हैं, और बेसिकली इसका यूज हम लोग कब करते हैं, रिलेशनल ऑपरेशन के लिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, जो हम लोग के पास बूलियन एक्सप्रेशन है, इन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब भी हम लोग को ये डिसाइड करना हो ना कि कौन सा स्टेटमेंट कब कहाँ पे जाएगा, उसके लिए हम लोग बैक पैचिंग का यूज कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड जनरेशन। ये कोड जनरेशन ना, एक तरह से हम लोग, कोड जनरेशन का मतलब क्या है, हम लोग अभी तक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर रहे थे। अब उसके बाद जो है क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या कर रहा है, या तो 3 एड्रेस कोड कर रहा है, इसको हम लोग क्वाड्रपल, ट्रिपल, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, कोई भी नोटेशन, या फिर सिंटेक्स ट्री या डीएजी के फॉर्म में हम लोग इसको कोड जनरेट करता है। ये इसी फॉर्म में कोड जनरेट करता है, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है ना, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास जाता है। कोड जनरेशन क्या करता है, असेंबली कोड को जनरेट करता है।
तो ये कोड जनरेशन बेसिकली कर क्या रहा है, तो असेंबली कोड को जनरेट कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, तो ये चार प्रॉपर्टीज है। हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, एफिशिएंट यूज ऑफ टारगेट मशीन का जो रिसोर्स है उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए, और क्विक कोड जनरेशन होना चाहिए, मतलब थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ये जो है ना इसके प्रॉपर्टीज है कोड जनरेशन के। मतलब इसको जो है ना अगर एग्जाम में कोड जनरेशन के बारे में आएगा तो सबसे पहले हम लोग ये, अगर ऐसे आएगा ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोड जनरेशन या फिर एक्सप्लेन कोड जनरेशन इन डिटेल, अगर वो आएगा तो तुम्हें सबसे पहले कोड जनरेशन होता क्या है वो लिखना है। उसमें चाहो तो ये डायग्राम तुम ऐड कर सकते हो, और उसके बाद जो है ना उसका प्रॉपर्टीज लिख सकते हो कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए कोड जनरेशन के अंदर में। ये चार प्रॉपर्टीज होने चाहिए, और इसके अंदर के इश्यूज, जो इश्यूज है ना कोड जनरेशन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो ये पांच इशू है। इन पांचों इशू को ना खुद से भी सॉल्व, मतलब तुम बता सकते हो अपने मन। इस ये इशू का तो ये तो हेडिंग है कि इशू के अंदर में ना ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ना तुम खुद से इलेबोरेट कर सकते हो, कि खुद से तुम बता सकते हो ना कि इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसमें तुम अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो यही जो है ना ये इस डायग्राम में हम लोग के पास जो है, जो असेंबलर जो असेंबली कोड जो जनरेट कर रहा है, तो उसमें ना दो तरह के कोड करता है, एक तो एब्सोल्यूट मशीन कोड, एक रिलेटिव मशीन कोड। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो मेमोरी एड्रेस है वो फिक्स्ड होता है, और जो रिलेटिव है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि डायनेमिक टाइप में होता है ना कि हम लोग जो है ना कोई भी वैल्यू यहाँ पे है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये ए है, जिसका अगर काम हो गया तो ये इसका स्पेस खाली हो जाएगा, तो फिर इसमें कोई दूसरा वेरिएबल का हम लोग यूज कर लेंगे। ये रिलेटिव के लिए है। तो ये जो है ना समझो कोड जनरेशन का अगर एक्सप्लेन करने को आया क्वेश्चन, तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन एक बन सकता है इसमें। अब जो है ना हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कोड जनरेशन हम लोग जो है ना जो असेंबली लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं वो हम लोग अब कैसे करते हैं। मतलब उसमें ना हम लोग के पास कुछ फंक्शन होता है, बस एक होता है मूव, एक होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, एक सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये जो जैसे हम लोग असेंबली कोड जनरेट करते थे ना जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो हम लोग बेसिकली करते थे कि मूव करो कि इस रजिस्टर से उस रजिस्टर में, वही सब चीज होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूव y, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग एक रजिस्टर में डालेंगे। एक रजिस्टर है समझो R0, R0 नाम का ये रजिस्टर है, इसमें क्या कर रहे हैं y की वैल्यू डाल रहे हैं। ये y की वैल्यू हो गया मूव y R0, ये पहला लाइन का ये मतलब हुआ। पहला लाइन का मतलब ये है कि हम लोग एक R0 रजिस्टर है उसमें y की वैल्यू डाले। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, ऐड करना है z, उसमें z को ऐड करना है, तो इसीलिए ऐड जेड। जेड किसको में किस में ऐड करना है, ये R0 में y का वैल्यू है तो R0 में z ऐड कर दो। तो इस R0 में क्या करो, तो z ऐड कर दो, ये z ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड जो है इसका वैल्यू इसमें स्टोर हो गया। अब R0 में क्या है, R0 में y प्लस जेड का वैल्यू स्टोर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग को मूव करना है x में। ये x में x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है ना, तो x में इसको मूव करना है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, तो मूव कर दो ये जो R0 का वैल्यू है, R0 के अंदर में क्या है, y प्लस जेड जो है ना R0 के अंदर में है, तो R0 का वैल्यू को मूव कर दो x में। x में जो है ना x एक वेरिएबल है उसमें हम लोग को मूव कर दो R0 का वैल्यू। तो ये हम लोग के पास कोड जनरेट आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अगर इसमें देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला है a इक्वल टू बी प्लस सी, तो a इक्वल टू बी प्लस सी है, तो सबसे पहले b का वैल्यू को हम लोग एक रजिस्टर में डाले, R0 में हम लोग b का वैल्यू को डाले। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग को c ऐड करना था, तो c को हम लोग ऐड किए, ऐड c R0। मतलब अभी जो है देखो यहाँ पे ऐसे देखो, ये R0 है, R0 में पहले हम लोग b का वैल्यू को किए, उसमें हम लोग क्या किए, c का वैल्यू ऐड किए, तो c का वैल्यू ऐड किए तो b प्लस सी इक्वल टू ये वैल्यू R0 है। अब उसके बाद जो है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, a में मूव करना है। a में मूव करना है तो इसको हम लोग a में मूव कर देंगे, a में हम लोग मूव कर रहे हैं R0 का वैल्यू। अब जो है ना फिर से यहाँ पे ये a है, तो फिर से इस a का वैल्यू को ना हम लोग एक अलग से फिर से R0 में क्या कर रहे हैं, R0 में a का वैल्यू को डाल रहे हैं। तो a का वैल्यू डाल रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये a का वैल्यू को हम लोग R0 में फिर से डाल रहे हैं। अब ये R0 में a का वैल्यू डाले फिर e ऐड किए, तो a प्लस ई हो गया R के अंदर में। अब इसको हम लोग मूव करेंगे D में, इसको हम लोग मूव किए D में। ये तो हुआ एक तरीका कि इसमें ना हम लोग क्या कर रहे हैं,
R0 को हम लोग ये जो दो स्टेप थे, ये जो मूव R0A और मूव AR0, ये दोनों जो है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पास R0 का वैल्यू B+C था, तब तुम्हें यहाँ पे जो A का वैल्यू है, A का वैल्यू का मतलब क्या है कि B+C का वैल्यू, तो ये तुम्हें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी ना। ये तो तुम ऐसे भी मतलब ये तो ए का वैल्यू में ही ऐड कर रहे हैं। एक तरह से इसका मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू ए प्लस ई था, तो डी इक्वल टू ए प्लस ई का मतलब क्या है कि बी प्लस सी प्लस ई। तो ये बी प्लस सी का वैल्यू अभी R0 में यहाँ पे था, तो ये मूव करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये तुम चाहो तो कर सकते हो। ये तो तुम्हें मतलब ये गलत नहीं होगा कि ये तुम ऐसे करोगे ना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। तुम इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तुम्हें शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में आराम से इसको डायरेक्ट क्या करो, तो डायरेक्टली तुम इसमें ई को ऐड कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ई को हम लोग ऐड करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग ई को ऐड किए तो क्या हुआ, बी प्लस सी प्लस ई जो है वैल्यू आया। इसी वैल्यू को हम लोग को डी में मूव करना है, तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या किए, डी में मूव किए। तो R0 का वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग डी में मूव, तो ये हम लोग के पास हो गया। प्रैक्टिस के लिए ये दो क्वेश्चन है, तुम चाहो तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो। और दोनों जो है ना, इसमें भी ना ऐसे मॉडिफाई करके ही करना, ऐसा नहीं करना ना कि दो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग, जैसे कि ये टी है, ये टी का वैल्यू यहाँ पे टी इंटू है ना, तो ऐसा नहीं करना ना कि दो दो बार बार मूव का यूज कर रहे हो। बार बार मूव का यूज किए बिना ऐड का ही डायरेक्टली यूज करके इसको सॉल्व करके ट्राई करना, ये इजिली बन जाएगा। तो ये था समझो हम लोग के पास मतलब असेंबली कोड कैसे जनरेट करते हैं ना, उसके लिए ये था कि असेंबली कोड जनरेट कर रहे हैं। अब जो है ना एक स्टैक एलोकेशन स्कीम, एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो बेसिकली हम लोग ये जो मेमोरी जो एलोकेट कर रहे हैं, कोई भी कोड रहता है, कोड एरिया का जो मेमोरी होता है वो कहाँ पे होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, उसमें स्टोर होता है। जो हीप और स्टैक होता है वो क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जाता है, जो कि रन टाइम पे जाता है। अब स्टैक मेमोरी एलोकेशन में ना हम लोग के पास क्या होता है, ये पांच फील्ड, छह फील्ड होते हैं। एक होता है रिटर्न वैल्यू, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, एक होता है डायनेमिक लिंक, एक होता है स्टैटिक लिंक, एक होता है लोकल वेरिएबल, और एक होता है टेम्पोररी वेरिएबल जो कि ऑप्शनल होता है। ये स्टैक एलोकेशन स्कीम में आता है, जिसमें से डायनेमिक लिंक जो है वो क्या करता है, वो पॉइंट करता है AR ऑफ द प्रोसीजर कॉल। तो AR यहाँ पे क्या है, तो AR जो है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। कोई भी एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ना, हर एक फंक्शन का, कोई अगर कोड लिख रहे हैं ना, तो उस कोड का हर एक फंक्शन का एक अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड की तरफ जो है ना पॉइंट करता है ये डायनेमिक लिंक जो है, पॉइंट करता है। स्टैटिक लिंक जो है क्या करता है, तो नॉन लोकल डाटा को पॉइंट करता है। तो ये जो है ना हम लोग स्टैक एलोकेशन लिंक स्कीम के बारे में। अब इसमें जो है ना हम लोग जो बेसिकली एक जो हम लोग ये इसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना कि कैसे मेमोरी एलोकेट हो रहा है। जैसे कि ये कोड है, ये कोड है हम लोग के पास, मेन एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में इंट एफ है, एफ इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का कोड है यहाँ पे, एफ इक्वल टू फैक्टोरियल 3। अब फैक्ट जो फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन है, उसमें क्या है, एक इंटीजर एन है। इफ एन इज इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन करेगा, एल्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, जो रिकर्जन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो जब हम लोग के पास रन होगा, कंपाइलर में जब रन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन कॉल कर रहा है फैक्टोरियल 3 को। तो फैक्टोरियल 3 को कॉल कर रहा है, ये फैक्टोरियल 3 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। हम लोग क्या बोले थे कि ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ना, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड हर एक कॉल के लिए जो है ना, हर एक फंक्शन के कॉल के लिए अलग अलग एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड का हम लोग यही काम है ना कि जो फंक्शन होता है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल भी दिए थे कि मेन में अगर A1 फंक्शन है, इसको कॉल किए, तो ये जो है मेन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, A1 का बनेगा। अगर A1 अगर B1 को कॉल कर रहा है तो B1 का एक बनेगा। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है ना, हर एक सेगमेंट का अलग अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को कॉल कर रहे हैं, फैक्टोरियल 3 का एक अलग से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। अब फैक्टोरियल 3 के अंदर में अगर हम लोग जाएं, तो क्या होगा, रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को n माइनस वन का मतलब क्या है कि 3 अगर वैल्यू है तो 3 माइनस वन क्या होगा, 2। तो मतलब फैक्टोरियल 2 को ये कॉल करेगा, फैक्टोरियल 2 को कॉल करेगा, तो ये फैक्टोरियल 2 के लिए भी एक अलग से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगा। ऐसे ही जो है फैक्टोरियल 1 के लिए अलग से बनाएगा। बस 1 तक का वैल्यू निकालेगा, क्योंकि 1 पे आने पे क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, मतलब उसके बाद और किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है। तो 1 पे ये रुक जाएगा, मतलब ये 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगा।
तो इसी के लिए जो है ना हम लोग जो स्टैक एलोकेशन जो स्कीम है, ये हम लोग स्टैक में कैसे वैल्यू आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। उसके लिए जो टेबल बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना मेन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेन में हम लोग के पास क्या हो रहा है, मेन में हम लोग के पास क्या क्या है, मेन में देखो एक लोकल वेरिएबल है इंटीजर एफ, एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल ये इंटीजर एफ के लिए लोकल वेरिएबल है, और ये क्या कर रहा है, एक रिटर्न वैल्यू हम लोग के पास देगा। मेन जो है एक रिटर्न वैल्यू देगा, तो मेन एक रिटर्न वैल्यू देगा, इसीलिए रिटर्न वैल्यू भी आया। अब जो है ना फैक्टोरियल थ्री के लिए चेक करेंगे, फैक्टोरियल थ्री के लिए चेक कर रहे हैं। इसमें कोई डायनेमिक लिंकिंग नहीं है, मतलब मेन को कोई कॉल नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे डायनेमिक लिंक बाकी में इसीलिए है ना, क्योंकि डायनेमिक लिंक किसको, हम लोग डायनेमिक लिंक क्या बताता है, यहाँ पे देखो डायनेमिक लिंक लिखा हुआ है ना कि जो कॉल कर रहा है, जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो कॉलिंग फंक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो इसमें तो कोई मेन को तो कोई कॉल नहीं कर रहा है, तो मेन में कोई डायनेमिक लिंक ही नहीं है। लेकिन फैक्टोरियल थ्री में हम लोग के पास क्या होगा, सबसे पहले एक डायनेमिक लिंक तो होगा ही। डायनेमिक लिंक है क्योंकि डायनेमिक लिंक जो है ना फैक्टोरियल थ्री को कौन कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल थ्री को मेन कॉल कर रहा है, इसीलिए मेन कॉल कर रहा है, इसीलिए एक डायनेमिक लिंकिंग तो है। उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पैरामीटर का हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर है इसमें। उसके बाद हम लोग के पास रिटर्न वैल्यू भी है, जो ये रिटर्न वैल्यू करेगा, जो रिटर्न हम लोग के पास कर रहा है ये रिटर्न वैल्यू है, तो रिटर्न वैल्यू भी होगा। ऐसे ही फैक्टोरियल टू के लिए भी होगा, ऐसे ही फैक्टोरियल वन के लिए भी होगा। अब जो रिटर्न वैल्यू है हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फैक्टोरियल वन का वैल्यू रिटर्न होगा। रिटर्न का वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू वन है, तो रिटर्न कर रहा है वन। तो वन वैल्यू रिटर्न किया। एक्चुअल पैरामीटर क्या था, एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे n इक्वल टू वन था, तभी तो रिटर्न किया है ना, तो n इक्वल टू वन पे क्या कर रहा है, वन का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये डायनेमिक लिंक किसको कर रहा है, लिंक कर रहा है ये फैक्टोरियल जो कॉलिंग फंक्शन, इसको कॉल कौन किया था, इसको कॉल किया था फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू इसको कॉल किया था ना, इसीलिए जो रिटर्न वैल्यू है वो किसको कॉल करेगा, मतलब डायनेमिक लिंकिंग किसको कर रहा है, फैक्टोरियल टू को, तो ये लिंक कर रहा है। अब जो टू है, टू किसको रिटर्न, टू क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा टू इंटू फैक्टोरियल वन, यानी कि टू इंटू वन, यानी कि टू को रिटर्न करेगा। एक्चुअल पैरामीटर इसमें क्या था, एन इक्वल टू टू, तो एन इक्वल टू टू इसमें एक्चुअल पैरामीटर, ये किसको डायनेमिक लिंक कर रहा है, फैक्टोरियल थ्री को। थ्री किसको कर रहा है, थ्री जो है वो क्या कर रहा है, थ्री इंटू टू इंटू वन, ये यानी कि सिक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सिक्स। एक्चुअल पैरामीटर इसमें क्या है, एन इज इक्वल टू थ्री है, एन इक्वल टू थ्री, तो एक्चुअल पैरामीटर इसमें थ्री है। तो ये किसको डायनेमिक लिंक कर रहा है, तो ये मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया था ना फैक्टोरियल थ्री को, तो मेन फंक्शन को कॉल किया था, इसीलिए फैक्टोरियल थ्री को वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो मेन फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ये डायनेमिक लिंकिंग, तो ये और मेन फंक्शन का में वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे सिक्स, तो यही सिक्स वैल्यू जो है रिटर्न वैल्यू सिक्स होगा। ये था हम लोग के पास स्टैक एलोकेशन स्कीम, की स्टैक में ना कैसे एलोकेट करते हैं हम लोग मेमोरी को। ये बेसिकली ना कोड जनरेशन के लिए है, कि कोड जनरेशन में जो हम लोग मेमोरी लोकेशन जो है ना वो किस तरीके से करते हैं, ये उसी के लिए उसी के अंदर में आता है। इस पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो स्टैक मतलब कोड जनरेशन का थ्योरी लिखने को आ सकता है, या फिर एक कोड जनरेट करने को बोल सकता है, वो जो असेंबली कोड जनरेट कर रहे थे ना वो जनरेट करने को बोल सकता है। अब जो है ना मेन जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आएगा कोड जनरेशन वाले में, वो आएगा कोड जनरेशन एल्गोरिथम पे। तो कोड जनरेशन एल्गोरिथम में ना हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये एल्गोरिथम है उसका, ये अगर थ्योरी में अगर एल्गोरिथम लिखने को आया तो ये थ्योरी में एल्गोरिथम तुम ये पढ़ लो, ये लिख देना। वैसे जो है ना इस पे क्वेश्चन में मोस्टली जो है ना क्वेश्चन ही आता है। तुम्हें क्वेश्चन में ये जो है ना ये गिवन होगा, ये एक क्वेश्चन गिवन है, तुम्हें बोल रहा है ना कि इसका हम लोग के पास कोड जनरेशन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग के पास टेबल बनाने के लिए बोलता है इसमें। तो इसमें हम लोग जो टेबल बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं थ्री एड्रेस कोड में। ये क्या है, ये थ्री एड्रेस कोड है। थ्री एड्रेस कोड जो है ना हम लोग पिछले वीडियो में ही बताए थे कि थ्री एड्रेस कोड को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। तो ये थ्री एड्रेस कोड में पहले कन्वर्ट किए, थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को इस थ्री एड्रेस कोड को हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि अभी हम लोग सीखे थे कि असेंबली लैंग्वेज में कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग मूव ऐड वगैरह जो कर रहे थे ना, यही हम लोग इसमें करेंगे। थ्री एड्रेस कोड को ये याद रखना कि थ्री एड्रेस कोड को तुम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, तुम इसे पहले थ्री एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग असेंबली कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो असेंबली कोड में हम लोग इसको कन्वर्ट किए। असेंबली कोड में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है ये क्वेश्चन है समझो, इस क्वेश्चन का ये थ्री एड्रेस कोड क्या है, टी वन इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो टी वन इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव ए, ये जो मूव ए है इसको हम लोग आर जीरो में मूव कर रहे हैं।
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए में हम लोग को बी माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट बी माइनस कर, मतलब बी माइनस कर रहे हैं किसमें, आर जीरो में। तो ये आर जीरो एक समझो एक रजिस्टर है आर जीरो। आर जीरो में क्या हो रहा है, ए का वैल्यू को हम लोग मूव किए, उसके बाद हम लोग माइनस किए बी, ये हो गया। अब ये जो है ना ऑप्शनल स्टेप है कि इसको ना मूव कर दो, ये टी वन वैल्यू में स्टोर कर लो, ये तुम्हारे पास ऑप्शनल है। ये बोले थे ना कि जब भी ये है उसका दोबारा कभी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो तो आर जीरो में स्टोर है, तो ये हमारे पास ऑप्शनल स्टेप है, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। तो अब दूसरा में हम लोग जाएंगे T2 में। इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग के पास a माइनस सी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू रजिस्टर लेंगे R1। R1 में क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू मूव कर रहे हैं, a का वैल्यू मूव किए। अब a माइनस सी है, तो a माइनस सी करना है, a माइनस सी तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है c, तो a माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा R1 में ही, सब्ट्रैक्ट सी R1। अब ये भी जो है ऑप्शनल है कि इसको T2 में डालना है या नहीं डालना है, ये तुम्हारे मर्जी है। ये हो गया समझो, आर जीरो और आर वन का वैल्यू इसमें आ गया, ए माइनस बी और ए माइनस सी, ये वैल्यू आ गया। अब टी थ्री इक्वल टू क्या है, टी थ्री इक्वल टू है टी वन प्लस टी टू। तो टी वन प्लस टी टू, टी वन का वैल्यू क्या था, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू कहाँ स्टोर है, आर जीरो में, आर जीरो में ए माइनस बी का वैल्यू स्टोर है। और टी टू का वैल्यू जो ए माइनस सी है, ए माइनस सी कहाँ स्टोर है, आर वन में, आर वन में ए माइनस सी का वैल्यू स्टोर है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, इन दोनों को ही तो बस ऐड करना है ना, आर टू मतलब आर जीरो प्लस आर वन, इन्हीं को बस ऐड करना है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं आर वन और आर जीरो को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये ऐड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो टी थ्री में जो वैल्यू स्टोर है, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक तरह से अब ये इसको ऐसे समझो ना कि आर वन का वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी, ये वैल्यू स्टोर हो गया आर जीरो में। और यही जो है ना, ये क्या है हमारे पास, टी थ्री है। तो ये जो वैल्यू टी थ्री है, तो ये टी थ्री का वैल्यू जो है ना, टी थ्री के अंदर में ये टी वन प्लस टी टू, यही वैल्यू यहाँ पे ये जो है ना आर जीरो में स्टोर है। अब आर जीरो में ये वैल्यू स्टोर है। अब तुम्हें क्या करना है, टी फोर में क्या करना है, टी थ्री प्लस टी टू करना है। तो टी थ्री प्लस टी टू का वैल्यू कहाँ स्टोर है, ए माइनस सी, ये तो अभी भी ऐसे ही स्टोर है। और टी थ्री का वैल्यू टी वन प्लस टी टू, ये जो है ना हम लोग के पास आर जीरो में ही स्टोर है। तो फिर से एक तरह से क्या कर रहे हैं, आर जीरो प्लस आर वन को हम लोग फिर से ऐड कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किए, उसके बाद जो वैल्यू आया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मूव कर देंगे, मूव आर जीरो को टी फोर में, जो कि करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू इसमें टी में ही तो स्टोर करना है ना, फिर टी इज इक्वल टू टी फोर में ही करना है। तो ये वैल्यू डायरेक्टली तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली तुम मूव कर लो आर जीरो को टी में, डायरेक्टली ये मूव कर सकते हैं। तो ये था हम लोग के पास असेंबली कोड में, हम लोग इसको असेंबली कोड में किए। अब जो है ना हम लोग इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे कोड जनरेशन एल्गोरिथम का, उसका हम लोग टेबल जो बनाएंगे, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट में आएगा। टेबल के फील्ड क्या क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट, एक होता है कोड जनरेटेड, एक होता है रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और एक होता है एड्रेस डिस्क्रिप्टर। तो सबसे पहले जो है ना पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे टी वन इज इक्वल टू ए माइनस बी, टी वन इक्वल टू ए माइनस बी। इसके लिए कौन से कोड जनरेट हुए थे, टी वन इक्वल टू ए माइनस बी के लिए क्या हुआ था, सबसे पहले मूव ए आर जीरो, मतलब मूव ए आर जीरो, ये हम लोग के पास हुआ था। तो ये हम लोग लिखे और इसी में हम लोग ए माइनस बी करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी आर जीरो, जो हम लोग बी आर जीरो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, ये क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए था। तो ये हम लोग किए, तो बेसिकली ये करने के बाद हम लोग के पास आया क्या था, हम लोग के पास आया था ये वैल्यू, आर जीरो के अंदर में क्या था, आर जीरो के अंदर में टी वन का वैल्यू स्टोर था। आर जीरो जो था, आर जीरो में ए माइनस बी का वैल्यू स्टोर है, मतलब आर जीरो के अंदर में टी वन का वैल्यू स्टोर था। तो वही हम लोग लिखे हुए हैं कि आर जीरो में क्या है, कंटेंस टी वन, ये हम लोग के पास रजिस्टर डिस्क्रिप्टर हुआ। एड्रेस डिस्क्रिप्टर में बस वही हम लोग लिख देंगे इसी का अपोजिट करके कि टी वन का जो वैल्यू है वो आर जीरो में है, बस वही चीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अब टी टू हम लोग अब सेकेंड स्टेटमेंट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, टी टू इक्वल टू ए माइनस सी। तो टी टू इक्वल टू ए माइनस सी अगर हम लोग जब कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन था क्या आया था, मूव ए आर वन और सब्ट्रैक्ट सी आर वन, ये दो वैल्यू थे, ये दो कोड थे, ये दो कोड लिखे। ये कोड लिखने के बाद क्या आया था, आर जीरो, अभी तो हम लोग के पास रजिस्टर कौन कौन से है, अभी आर जीरो में ए माइनस बी तो है ही। इसके बाद क्या जनरेट हुआ था, आर वन में हम लोग के पास ए माइनस सी का वैल्यू जनरेट हुआ था। तो आर वन में क्या कर रहा है, आर वन में टी टू कंटेन कर रहा है, आर जीरो में टी वन जो कंटेन कर रहा था वो तो अभी कर ही रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, आर वन में टी टू का वैल्यू, ये जो टी टू का वैल्यू है
ये T2 का वैल्यू इस ये जो है R1 के अंदर में T2 का वैल्यू स्टोर है, तो ये जो वैल्यू जो है R1 कंटेन T2, ये हम लोग यहाँ पे लिखे। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? थर्ड एक्सप्रेशन है T3 इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2, इसके लिए हम लोग के पास एक्सप्रेशन क्या था? तो T1, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे ये T3 का वैल्यू जो कर रहे थे, ये जो बस क्या कर रहे थे, ऐड R1 R0 जो हम लोग कर रहे थे, यही हम लोग के पास था, ऐड R1 R0। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें ये करने के बाद क्या हुआ, R0 के अंदर में T3 का वैल्यू अब आ गया। पहले R0 में क्या था, पहले R0 में a माइनस बी था बस, लेकिन ये एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, R0 में ये T3 का वैल्यू आ गया। तो T3 R0 क्या कर रहा है, R0 अब कंटेन कर रहा है T3 का वैल्यू। लेकिन R1 जो वैल्यू था, R1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, हम लोग R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐड यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं, R1 का वैल्यू को ऐड कर रहे हैं R0 में, मतलब R0 का वैल्यू चेंज हो रहा है, R1 का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो R1 में अभी भी क्या है, T2 स्टोर है। तो T2 स्टोर है R1 में, और फिर R0 के पास क्या है, तो T3 है। ऐसे ही हम लोग T4 में करेंगे, T3 प्लस T2, इसमें भी वही सेम चीज करेंगे, उसमें भी हम लोग के पास क्या होगा, R2 अब कंटेन करेगा T4 को, और R1 जो है अभी भी कंटेन कर रहा है T2 को। लास्ट में हम लोग T इक्वल टू T4 जो हम लोग कर रहे हैं, मूव R0 को T में डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसमें तो कुछ है, लास्ट स्टेटमेंट का कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें से डायरेक्टली जो है ना, मतलब R0 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R0 में T का वैल्यू स्टोर है, बस पूरा वैल्यू स्टोर है। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन, समझो एक, जिसको हम मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन था। बाकी अब जो है ना प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन है, तुम चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो इसका। वैसे अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो सॉल्यूशन मेरे पास है, हम सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो इसमें जो है ना, मतलब ये इजी है, आराम से ये, इसमें तुम्हें बेसिकली करना क्या है ना, तो बस तुम्हें वो असेंबली कोड जो है, हम लोग असेंबली कोड जो बना रहे हैं, ये असेंबली कोड बना रहे हैं, इसी कोड जनरेटेड को ना, बस ये रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और एड्रेस डिस्क्रिप्टर, ये 2 चीज बस बता रहे हैं। तो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में क्या करता है, तो स्टोर वेरिएबल की कौन कौन सा, ये जो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर मतलब क्या, कि ये जो हम लोग ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना, ये इसमें कौन सा रजिस्टर में कौन सा वेरिएबल स्टोर है, वो है। और एड्रेस डिस्क्रिप्टर में एड्रेस स्टोर करता है कि कहाँ पे वो एड्रेस स्टोर है, बस एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये हो गया हम लोग के पास सेकेंड लास्ट टॉपिक था उस इस यूनिट का। अब जो लास्ट टॉपिक है ना, वो मतलब बेसिक सा कोई टॉपिक है जो कि उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर एग्जाम में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें तो कभी नहीं आएगा, अगर 5 नंबर का है उसमें शायद ही आए कि तुम्हें एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो एक्सप्लेन करने को भी ज्यादा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से अगर चांस है कि थोड़ा अगर आ जाए, तो बस ये है। तो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग के पास जनरेट करता है क्रॉस कंपाइलर, या फिर कंपाइलर हम लोग जनरेट करते हैं। अब क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, तो क्रॉस कंपाइलर ऐसा जो है ना, समझो ऐसा जनरेट कोड करता है जिस जो वेरियस प्लेटफॉर्म पे वर्क करे, जैसे कि विंडोज और एंड्रॉइड दोनों पे अगर वर्क करे, उसके लिए क्रॉस कंपाइलर का यूज करते हैं। उसके लिए जो है टी डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं। टी डायग्राम में क्या होता है ना, जैसे कि एक सोर्स कोड है, ये अगर सोर्स कोड है, एस का मतलब सोर्स कोड, इसको हम लोग इंटरमीडिएट कोड एच अगर हम लोग डिनोट करें, और ये टारगेट कोड है, ये अगर है एस से हम लोग के पास एच बन रहा है, एच से हम लोग के पास टारगेट कोड बन रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग ना टी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये टी के फॉर्म में एस टी और एच जो है ना, एच जो है इंटरमीडिएट कोड है, एच को हम लोग नीचे लिखते हैं टी का, और एस और टी जो है ना साइड में लिखते हैं। ये टी डायग्राम में हम लोग ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करें, सी प्लस प्लस को हम लोग सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। एन का मतलब कोई भी लैंग्वेज में, मतलब एक तरह से ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल लैंग्वेज, मतलब किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। सी प्लस प्लस को सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सी को एन में कर रहे हैं कन्वर्ट। तो क्या होगा, सी प्लस प्लस यहाँ रहेगा, उसको हम लोग सी में कन्वर्ट किए, ये सी क्या किया, इसको एन में कन्वर्ट किया। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि ये आया कि ये जो है ना कि सी है, और सी जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, सी जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और मशीन लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज में, मतलब सी जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहा है। सी प्लस प्लस जो है ना क्या कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए आउटकम चाहिए कि सी प्लस प्लस जो है ना वो भी कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम लोग इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस जो है क्या कर रहा है, सी में कन्वर्ट कर रहा है, और सी को जो है ना एन में कन्वर्ट कर रहा है। ये सी प्लस प्लस की बात है। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी जो है क्या कर रहा है, मशीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सी है ना, याद रखना कि जब भी अगर ऐसा होता है, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो ये लिख रहे हैं,
जो हम लोग के पास कन्वर्ट करने के लिए जो सी प्लस प्लस का है ना, ये सी प्लस प्लस हम लोग किसमें कन्वर्ट करके दे रहा है। सी प्लस प्लस इनिशियली किसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, वो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। हम लोग का आउटकम क्या करना है, हम लोग को आउटकम करना है सी प्लस प्लस को मशीन में, सी प्लस प्लस को मशीन में, वो हम लोग इससे लिखेंगे। अब बीच में क्या आएगा ना, तो बीच में हम लोग ये देखेंगे ना कि ये दोनों देखो सेम है, मतलब ये इंटरमीडिएट कोड है ना, इसमें इंटरमीडिएट कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सी को हम लोग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मशीन हम लोग को मशीन में कन्वर्ट करके देगा। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग इसको लॉकिंग करके दिखाते हैं। तो ये हम लोग के पास टी डायग्राम में आता है। ऐसे ही हम लोग के पास एग्जांपल के लिए जैसे कि एक्स जो है अगर वाई में कन्वर्ट कर रहा है, और वाई जो है जेड में कर रहा है, और ए जो है एक्स में कन्वर्ट कर रहा है, एक्स जो है एस में कन्वर्ट कर रहा है, तो ए जो है किस में कन्वर्ट करेगा ताकि वो जेड में करे। इसके लिए हम लोग के पास क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए जो है एक ए का वैल्यू किस में है, ए का वैल्यू अभी जो है हम लोग को यहाँ पे ये गलत है सर। हाँ, मतलब ए जो है एक्स में कन्वर्ट कर रहा है और एक्स जो है एस में कन्वर्ट कर रहा है। ये हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम लोग यहाँ पे लिखे कि इनिशियली यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू टारगेट में चाहिए, ये वैल्यू टारगेट में चाहिए। और बीच में क्या है, बीच में एक्स और वाई जेड है, तो एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है, वाई जेड में कर रहा है। तो हम लोग को ये बात मालूम है, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसमें हम लोग के पास क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जेड की वैल्यू आ रही है, तो ये जेड की वैल्यू यहाँ पे आ गया। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम लोग इसको ट्राई कर लेना। ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए उतना कुछ नहीं है। मेन तुम्हारे पास जो है ना इस यूनिट में, अब इस यूनिट में ना, ये यूनिट में बस इतना ही था, ये समझो यूनिट खत्म हो गया। अब इस यूनिट का जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम देखा जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक्सप्लेन करने आ सकता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए। तो उसके लिए ये डायग्राम बना देना, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में एक दो लाइन लिख देना, और ये बता देना कि उसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं, लीनियर फॉर्म में ये है, ट्री फॉर्म में ये है। ये हम लोग के पास थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। ये है हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थ्योरी, थ्योरी क्वेश्चन की इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में लिखो। अब दूसरा क्वेश्चन थ्री एड्रेस कोड को जनरेट करना। ये जो थ्री एड्रेस कोड है ना, ये जनरेट करना एक आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन में, अगर 5 नंबर या 4 नंबर जो भी हो, उसका अगर कोई क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें थ्री एड्रेस कोड जनरेट करने को आ सकता है। अब उसके बाद हम लोग जो है ना ये क्वाड्रपल ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल, इस पे जो क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है तुम्हें समझो 10 मार्क में। 10 मार्क में ना तुम्हें ये बोल सकता है ना कि ये एक्सप्रेशन है, मान लो कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको बोलेगा ना कि क्वाड्रपल ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स बताओ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले तुम्हें ये जो थ्री एड्रेस कोड है ना वो जनरेट करना होगा। थ्री एड्रेस कोड जनरेट किए तब जाके तुम्हें ये लिखना है, तो इसीलिए ये 10 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। ये हम लोग के पास 10 मार्क का क्वेश्चन हुआ, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। और फिर अब जो है ना जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ सकता है ये ब्लॉक वाला। ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का फ्लो बताने के लिए जो है, ये तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन में एक आ सकता है, ब्लॉक बताने के लिए कि कितने नंबर ऑफ, या तो ये बोल देगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है वो बताओ, और उसका फ्लो डायग्राम बताओ बस। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने थे, 6 ब्लॉक थे, और इसका जो कोड फ्लो कंट्रोल था वो ऐसा था, फ्लो कंट्रोल। उसके बाद अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ सकता है डीएजी का। डीएजी पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का, उससे ज्यादा का नहीं बनेगा। डीएजी पे एक क्वेश्चन। अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम लोग के पास होगा, ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स का एक एप्लीकेशन के लिए आ सकता है। वैसे ये तो इजी सा है, तो ये इतना चांस नहीं है कि आने का। और लेकिन ये बैक पैचिंग, हाँ ये बैक पैचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैक पैचिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो ये बैक पैचिंग पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद हम लोग के पास कोड जनरेशन का थ्योरी क्वेश्चन, ये है अब थ्योरी क्वेश्चन। ये थ्योरी क्वेश्चन एक कोड जनरेशन का आ सकता है। अब और उसके बाद अब जो है ना सीधा सीधी ये क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे ना, ये जो मूव वाला, ये जो टेबल बना रहे हैं, ये क्वेश्चन 10 नंबर है बस। तो 10 मार्क का कौन सा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग के पास वो जो बैक पैचिंग का जो क्वेश्चन है, बैक पैचिंग का एक क्वेश्चन है जो 10 नंबर में आ सकता है। और एक और जो क्वेश्चन क्वाड्रपल ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक थ्योरी वाला जो क्वेश्चन था, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हम लोग के पास सिर्फ अगर थ्री एड्रेस कोड है तो वो आ सकता है। बाकी डीएजी जो है वो आ सकता है, और ये ब्लॉक जो है ये आ सकता है।
और फिर बस यही हम लोग के पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी और कोई तो ऐसा और कुछ है नहीं इस यूनिट में। हाँ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कोड जनरेशन के बारे में लिखने को, ये भी एक आ सकता है। तो मतलब 5-6 क्वेश्चन जो है ना, 6 क्वेश्चन समझो, 7 क्वेश्चन है टोटल। टोटल 7 क्वेश्चन है, वही 7 क्वेश्चन से नहीं पूरा यूनिट इजिली हो जाएगा। तो इतना बस पढ़ लो, इतना एनफ है।